Welcome to Brain Roots IS. Today we will study reforming environmental clearances, the new fail-safe mechanism. अब ये टॉपिक अचानक से इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है? क्योंकि ये सीधा जुड़ा है उस एक सवाल से जो इंडिया के डेवलपमेंट की कहानी में हमेशा पूछा जाता है, विकास या पर्यावरण, डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट। ये एक ऐसी रिफॉर्म की कोशिश है जिसमें गवर्नमेंट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर करने के लिए एनवायरमेंटल अप्रूवल प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना चाहती है। लेकिन इसके दूसरे पहलू भी हैं जिन पर एनवायरमेंटलिस्ट्स और फेडरल स्ट्रक्चर के एक्सपर्ट्स सवाल उठा रहे हैं। तो आज की इस क्लास में हम इस पूरे इश्यू को एक 360 डिग्री एंगल से समझेंगे। आखिर प्रॉब्लम क्या थी, सोल्यूशन क्या लाया जा रहा है, उसका प्रोसेस क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट उसके फायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं। यह टॉपिक आपके जीएस पेपर 3 के लिए एक्सट्रीमली क्रूशियल है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पूरी कहानी की जड़ से। यह क्लियरेंस लॉकजैम है क्या? आपने जरूर पढ़ा होगा कि हजारों करोड़ का कोई प्रोजेक्ट, मानिए कोई हाईवे, पोर्ट या एक बड़ी फैक्ट्री सालों से अटका हुआ है। क्यों? क्योंकि उसको एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिला। अब ये एनवायरमेंटल क्लियरेंस या ईसी है क्या? In simple terms, it's a legal permission required for certain types of projects to ensure that they don't cause irreversible damage to the environment and local communities. लेकिन इस परमिशन को लेने का प्रोसेस इतना लंबा और उलझा हुआ है कि प्रोजेक्ट्स इसमें फंस जाते हैं। फाइल्स एक टेबल से दूसरी टेबल जाती रहती हैं और समय निकलता जाता है। इसे ही कहते हैं क्लियरेंस लॉक जैम। ये एक क्लासिक गवर्नेंस फेलियर का एग्जाम्पल है, जहां प्रोसेस इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि वो सिस्टम को ही चोक कर देता है। इसका असर सीधा देश की इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट पर पड़ता है। तो इस लॉक जैम, इस रुकावट की सबसे बड़ी वजह क्या है? द मेन बॉटलनेक इज द स्टेट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी, जिसे हम शॉर्ट में SEAIA कहते हैं। हर स्टेट में एक SEIA होती है जिसका काम प्रोजेक्ट्स को एनवायरमेंटल क्लियरेंस देना होता है। ये एक एक्सपर्ट बॉडी है, लेकिन इसकी एक टर्म होती है जिसके बाद इसका रिकॉन्स्टिट्यूशन यानी पुनर्गठन करना जरूरी होता है। और यहीं पर आती है सबसे बड़ी समस्या। कई बार एडमिनिस्ट्रेटिव डिले या पॉलिटिकल रीजंस की वजह से स्टेट्स इन अथॉरिटीज को टाइम पर रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं करते। अब सोचिए, अगर अथॉरिटी ही एग्जिस्ट नहीं करती या फंक्शनल नहीं है तो क्लियरेंस देगा कौन? नतीजा, प्रोजेक्ट्स की एक लंबी कतार लग जाती है, सारी फाइल्स रुकी रहती हैं और पूरा सिस्टम अचानक से आ जाता है एक स्टैंड स्टिल। This creates a policy paralysis at the state level. अब जब स्टेट लेवल पर सिस्टम रुक गया है तो इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए यूनियन गवर्नमेंट एक नया सोल्यूशन लेकर आई है। The idea is to create a backup system at the central level, जो तभी एक्टिव हो जब स्टेट का सिस्टम फेल हो जाए। और इस सोल्यूशन के सेंटर में है दो नई सेंट्रल बॉडीज। Let's see what these bodies are and how they are designed to bypass this log jam. पहली बॉडी है SAII, यानी स्टैंडिंग अथॉरिटी ऑन एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। इसका नाम ध्यान से देखिए, स्टैंडिंग अथॉरिटी। ये एक परमानेंट सेंट्रल बॉडी होगी। इसका रोल बहुत ही स्पेसिफिक और क्लियर है। जब भी किसी स्टेट की SAII नॉन फंक्शनल हो जाती है, या तो उसके मेंबर्स का टेन्योर पूरा हो गया और रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं हुआ, या वो अपना डिसीजन लेने में प्रिस्क्राइब्ड टाइम से ज्यादा वक्त ले रही है, तब ही SAII पिक्चर में आएगी। ऐसे केसेस में SAII के सारे पावर्स और फंक्शंस ऑटोमेटिकली SAII के पास ट्रांसफर हो जाएंगे। बेसिकली इट्स अ फेल सेफ मैकेनिज्म टू एंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ द क्लियरेंस प्रोसेस, ताकि काम ना रुके, चाहे स्टेट लेवल अथॉरिटी फंक्शनल हो या ना हो। अब आती है दूसरी बॉडी, SCIA, यानी स्टैंडिंग कमिटी ऑन एनवायरमेंट इंपैक्ट अप्रेजल। इसे समझने के लिए पहले हमें SCII के वर्किंग स्ट्रक्चर को समझना होगा। हर SCII की मदद के लिए उसे टेक्निकल एडवाइस देने के लिए एक एक्सपर्ट बॉडी होती है जिसे स्टेट एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी या SEAC कहते हैं। SEAC में अलग अलग फील्ड्स के एक्सपर्ट्स होते हैं, साइंटिस्ट, जियोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, जो किसी प्रोजेक्ट की एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट या EIA रिपोर्ट को डीपली स्क्रूटनाइज करते हैं। SEAC सिर्फ रिकमेंडेशन देती है, फाइनल डिसीजन SCII का होता है। तो SCAC is the technical brain and SCII is the decision making authority. अब अगर स्टेट की SCAC ही नॉन फंक्शनल है तो टेक्निकल स्क्रूटनी कौन करेगा? इसीलिए उसके बैकअप के लिए सेंट्रल लेवल पर SCII बनाई जा रही है। ये स्लाइड आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए एक पोटेंशियल क्वेश्चन है। इस डिस्टिंक्शन को बिल्कुल क्लियर रखिए। एक सिंपल मेमोनिक से याद रखें, A फॉर अथॉरिटी, C फॉर कमिटी। SAEIA replaces the state authority, which is SCIA,
And SCEI replaces the State Expert Committee, which is SEAC. Essentially, गवर्नमेंट ने स्टेट लेवल पर जो 2 टियर स्ट्रक्चर था, टेक्निकल अप्रेजल और फाइनल डिसीजन, उसके लिए एक पैरेलल बैकअप स्ट्रक्चर सेंट्रल लेवल पर क्रिएट कर दिया है ताकि चेन की कोई भी कड़ी टूटे तो सिस्टम चलता रहे। चलिए, बॉडीज तो बना दी गई, पर सबसे जरूरी सवाल यह है कि ऑन ग्राउंड ये सिस्टम काम कैसे करेगा, इसका ऑपरेशनल मैकेनिज्म क्या होगा। लेट्स अंडरस्टैंड द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ दिस न्यू फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म। प्रोसेस को बहुत ही टेक्नोलॉजी ड्रिवन और सीमलेस बनाया गया है। स्टेप 1 है द ट्रिगर पॉइंट। या तो स्टेट की SEIAA नॉन फंक्शनल है, या फिर वो अपना डिसीजन लेने में प्रिस्क्राइब टाइम फ्रेम को क्रॉस कर चुकी है। स्टेप 2, जैसे ही ये ट्रिगर एक्टिवेट होता है, प्रोजेक्ट प्रपोजल ऑटोमेटिकली सेंट्रल बॉडी SEIA को भेज दिया जाएगा। द कीवर्ड हियर इज ऑटोमेटिक। इसमें कोई मैनुअल इंटरवेंशन या परमिशन की जरूरत नहीं होगी। स्टेप 3, ये पूरा ट्रांसफर डिजिटली होगा, परिवेश पोर्टल के थ्रू। परिवेश का फुल फॉर्म है प्रोएक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाय इंटरैक्टिव, वर्चुअस एंड एनवायरमेंटल सिंगल विंडो हब। ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जो एनवायरमेंटल, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ क्लियरेंसेस के लिए बनाया गया है। इट ब्रिंग्स ट्रांसपेरेंसी एंड मेक्स इट इजी टू ट्रैक द स्टेटस। स्टेप 4, एक बार प्रपोजल SEIA के पास आ गया तो फिर एनवायरमेंटल क्लियरेंस पर फाइनल डिसीजन SEIA ही लेगी। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और इसकी लीगल फाउंडेशन को समझते हैं। ये नए चेंजेस आखिर किस कानून के अंदर लाए जा रहे हैं, ये जानना मेंस के आंसर में एक स्ट्रॉन्ग लीगल बेस प्रोवाइड करता है और आपकी अंडरस्टैंडिंग को होलिस्टिक बनाता है। सो वेयर डज दिस न्यू मैकेनिज्म फिट इन इंडियाज एनवायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस? इस पूरे सिस्टम की लीगल हायरार्की को समझिए। एट द वेरी टॉप वी हैव द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये एक अम्ब्रेला लेजिस्लेशन है, यानी एक मास्टर लॉ जो एनवायरनमेंट से जुड़े ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट को कवर करता है। ये एक्ट भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद लाया गया था और इसने सेंट्रल गवर्नमेंट को एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए वाइड पावर्स दी हैं। इस एक्ट के सेक्शन 3 के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर्स हैं कि वो रूल्स और नोटिफिकेशंस इशू कर सकती है। इन्हीं पावर्स को यूज करके गवर्नमेंट ने EIA नोटिफिकेशन 2006 इशू किया, जिसमें एनवायरमेंटल क्लियरेंस का पूरा प्रोसेस डिटेल में बताया गया है। अब जो ये SAIA और SCEIA बनाई जा रही हैं, वो इसी EIA नोटिफिकेशन 2006 में एक अमेंडमेंट यानी एक बदलाव करके लाई जा रही हैं। इससे पहले कि हम इसके एनालिसिस पर आगे बढ़ें, एक बार जल्दी से स्टैंडर्ड EIA प्रोसेस के 4 की स्टेजेस को रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेज इज स्क्रीनिंग। यहां यह देखा जाता है कि प्रोजेक्ट को EIA की जरूरत है भी या नहीं। प्रोजेक्ट्स को कैटेगरी A नेशनल लेवल अप्रेजल और कैटेगरी B स्टेट लेवल अप्रेजल में बांटा जाता है। सेकेंड स्टेज इज स्कोपिंग। इसमें यह डिसाइड होता है कि EIA स्टडी में किन किन एस्पेक्ट्स पर फोकस किया जाएगा। इसके लिए एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस TOR डॉक्यूमेंट तैयार होता है। थर्ड एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज इज पब्लिक कंसल्टेशन। इसमें उस प्रोजेक्ट से प्रभावित होने वाले लोकल लोगों के व्यूज, उनके कंसर्न सुने जाते हैं। एंड द फाइनल स्टेज इज अप्रेजल। यहां पर एक्सपर्ट कमेटी SESC पूरी रिपोर्ट को चेक करती है और अथॉरिटी SEIA पब्लिक हियरिंग के रिजल्ट्स के साथ उसे देखकर फाइनल डिसीजन लेती है। तो ये जो नया फेल सेफ मैकेनिज्म है, ये इस फाइनल अप्रेजल स्टेज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। अब तक हमने समझा कि व्हाट एंड हाउ, लेकिन UPSC में सिलेक्शन व्हाई और सो व्हाट समझने से होता है। इसीलिए अब हम इस लेक्चर के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर आते हैं, अ क्रिटिकल एनालिसिस। हर पॉलिसी रिफॉर्म के 2 पहलू होते हैं। एक तरफ वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो दूसरी तरफ कुछ नए क्वेश्चंस भी खड़े करता है। लेट्स एग्जामिन बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन ऑब्जेक्टिवली। इस टेबल को ध्यान से देखिए। पहले बात करते हैं पोटेंशियल एडवांटेजेस की। सबसे पहला फायदा है फास्टर क्लियरेंसेस। जब प्रोसेस टाइम बाउंड होगा तो प्रोजेक्ट्स जल्दी क्लियर होंगे, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव होगी। सेकेंडली, इट कर्ब्स इनडेफिनिट डिलेज। स्टेट लेवल पर जो पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से डिलेज होते थे, उन पर रोक लगेगी। ओवरऑल प्रोजेक्ट फ्लो स्ट्रीमलाइन होगा। लेकिन अब आते हैं पोटेंशियल कंसर्न्स पर, जो कि ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। सबसे बड़ा कंसर्न है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। एनवायरमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कंकरेंट लिस्ट में आता है। इस पे सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। क्रिटिक्स का कहना है कि ये रिफॉर्म स्टेट गवर्नमेंट्स की पावर को कम करके सेंटर के हाथ में दे रहा है। दिस गोज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म।
दूसरा कंसर्न है डाइल्यूटेड स्टेट लेवल स्क्रूटनी। स्टेट लेवल अथॉरिटीज लोकल एनवायरनमेंट को बेहतर समझती है। क्या एक सेंट्रल बॉडी जो दिल्ली में बैठी है वो एक रिमोट एरिया की स्पेसिफिक इकोलॉजिकल न्यूआंसेस को उतनी गहराई से समझ पाएगी? दिस माइट लीड टू ओवरलुकिंग लोकल न्यूआंसेस, और हो सकता है कि स्पीड के चक्कर में स्क्रूटनी की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज हो जाए। तो आखिर में हम इस बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या ये रिफॉर्म ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए एक जरूरी और प्रैक्टिकल कदम है जो अटके हुए प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाएगा, या फिर ये एनवायरमेंटल गवर्नेंस के साथ एक समझौता है जिसमें हम स्टेट्स के रोल को कमजोर कर रहे हैं और लोकल एनवायरनमेंट की आवाज को अनसुना करने का रिस्क ले रहे हैं? यहां कोई ब्लैक एंड व्हाइट आंसर नहीं है। दिस इज अ क्लासिक डिलेमा बिटवीन डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, जिसमें सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन का एंगल भी जुड़ गया है। एज अ फ्यूचर पॉलिसी मेकर, इन्हीं कॉम्प्लेक्स ट्रेड ऑफ्स के बीच एक सस्टेनेबल मिडिल पाथ, एक गोल्डन मीन निकालना ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।